हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। जैसे कि दोस्तों, हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर 2013 से 2022 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मैथ का कंटेंट पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अभी तक 15 वीडियो ला चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैथ्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण अब मैं आपको अलग से नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ। जो मेरे पास नोट्स पड़े हैं, चाहे उनमें कुछ चाहे वो किसी तरीके के हैं, मैं उनको ही आपको पढ़ाऊँगा। और आपने ये ध्यान देना है कि जो मैं बता रहा हूँ उन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, परंतु कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट तो जरूर कीजिए, जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, जो भी आपका मन करे। तो बात करते हैं दोस्तों, आज हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो, स्पेक्ट्रम होता क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो क्या करते हैं आप? स्प्लिटिंग ऑफ वेव लाइट, द बीम ऑफ लाइट को, जब आप क्या है बीम ऑफ लाइट की स्प्लिटिंग करते हैं, जैसा कि आपने प्रिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा, जो मैं आपको जो मैं आपको 10th क्लास में करा चुका हूँ, लाइट वाला चैप्टर, ठीक है। उसमें हमने किया था कि जब क्या है लाइट क्या है किसी प्रिज्म से पास होती है, तो वो क्या है डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। स्प्लिट हो जाती है, और क्या स्प्लिट हो जाती है, और क्या स्पेक्ट्रम शो करती है, ठीक है। तो वही होता है द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन द पैटर्न्स ऑफ रेडिएशन नोन एज द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो क्या है, जब वो पैटर्न जो दिखाती है वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। कब? जब वो एक, मान लो एक प्रिज्म से आपने एक लाइट पास की, वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हुई, ठीक है, और उसके क्या डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देन द प्रिज्म, देन द पैटर्न ऑफ रेडिएशन इज नोन एज द स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन द स्पेक्ट्रम रेडिएशन इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन द स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड इनटू, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, की सोर्स क्या है रेडिएशन का, कहाँ से वो रेडिएशन आ रही है, उसका सोर्स क्या है, उसके हिसाब से जो आपकी स्पेक्ट्रम है वो क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में है? इमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन कौन से? इमिशन स्पेक्ट्रम एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो फर्दर डिवाइडेड है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। किसमें? कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, बैंड स्पेक्ट्रम, और ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम आपका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन द स्पेक्ट्रम इज क्लासिफाइड इनटू इमिशन स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, और जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू और बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा। देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द सब्सटेंस दैट हैज़ द ऑब्जर्व एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एनर्जी जो है क्या होती है, इसमें इमिट होती है। इमिट मतलब निकलती है एनर्जी, एनर्जी क्या है, निकलती है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, एनर्जी निकलती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द सब्सटेंस दैट हैज ऑब्जर्व एनर्जी इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कंटिन्यूस, उसका अंदर सब पार्ट होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट इज द अलाउड टू पास थ्रू द प्रिज्म इट गेट रिवॉल्व इनटू सेवरल कलर एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबोज इज ऑब्टेन्ड। दिस इज नोन एज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन एनी कलर्स। देखो, जब आप क्या है प्रिज्म से, देखो, व्हेन वाइट लाइट इज अलाउ पास थ्रू द प्रिज्म से जब आप क्या वाइट लाइट पास करते हैं तो डिफरेंट कलर में स्प्लिट होती है, ठीक है। डिफरेंट कलर में स्प्लिट होती है एंड सेवरल कलर आर स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो इज ऑब्टेन। जो 7 कलर होते हैं रेनबो के वो ऑब्टेन होते हैं। दिस इज नोन एज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन एनी टू कलर्स। देखो, तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, कि जो उसमें रंग है वो क्या है, जैसे आपने रेनबो देखा होगा तो उसमें जो कलर्स होते हैं, जो रेनबो है उसमें कलर्स होते हैं, उनमें क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं। जैसे ये देखो, जो ये आपको ये लाइन दिख रही है, देखो ये, तो ये क्या है, एक तरह से क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें देखो डिफरेंट कलर्स है,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और इनमें कोई गैप नहीं है बीच में, कंटिन्यूटी है, कोई गैप नहीं है, कोई ब्लैक लाइन नहीं है, कोई इस तरीके से बीच में लाइनें नहीं, कंटिन्यूटी में है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। इसमें जैसे रेनबो होता है तो उसमें कैसे होता है, विब गियोर की फॉर्म में होता है। विब गियोर तो वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं और इनके बीच कोई भी डार्क लाइन नहीं होती, वो कहते हैं स्मूथ चलते हैं बिल्कुल। ठीक है, किस तरह से, जैसे ये है एक कलर यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, तो दूसरा कलर इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, कोई गैप नहीं दिखेगा आपको, उसके साथ ऐसे आ जाएगा तो कोई गैप नहीं दिखेगा, कंटिन्यूटी में होंगे वो, तो वो होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आपको मैं ये आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, वेव गियर की वॉयलेट से रेड की तरफ। ठीक है, और क्या है, वॉयलेट की क्या होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को क्या होती है, यहाँ से वेवलेंथ बढ़ती है और यहाँ से यहाँ को क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए, वीडियो नंबर 15, उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आ जाता है आपका डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। व्हेन गैसेज और वेपर्स और केमिकल सब्सटेंस, एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम, आर हीटेड इन द इलेक्ट्रिक आर्क और इन द बेशन फ्लेम, लाइट इज इमिटेड। ठीक है, लाइट इज इमिटेड। देखो दोस्तों, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको बस ये याद रखना है कि क्या है, जब आप वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो क्या वो कंटिन्यू पैटर्न शो करती है, जैसे कि रेनबो का पैटर्न होता है वैसा शो करती है, उसमें कोई बीच में लाइंस नहीं होती, बिल्कुल क्लियर होती है, जैसे वॉयलेट टू रेड। तो इतना सा भी आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कौन सा है आपका, इम्पॉर्टेंट है आपका डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम। कौन सा इंपॉर्टेंट है, डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों है, अब मैं बताता चलूँगा। डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम को आप लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, डिसकंटिन्यू स्पेक्ट्रम को आप लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। व्हेन गैसेज और वेपर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम, आर हीटेड इन द इलेक्ट्रिक आर्क और इन द बेशन फ्लेम, लाइट इज इमिटेड। इसमें क्या होता है, लाइट क्या होती है, इमिट होती है। इट इज़ द रे ऑफ द लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, देन लाइट स्पेक्ट्रम इज produce। when क्या ray of light is passed through the prism, then the line spectrum is produced। the ray of light is passed through the prism, then the line spectrum is produced। ठीक है, इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इसे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। द लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेक्ट्रम को और क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक ही चीज़ है। ठीक है, अब क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूटी स्पेक्ट्रम होता है ये। द लाइन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पॉट्स एंड ईच लाइन हैज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। देखो, हर एक लाइन की इसमें भी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, जैसे पीछे वाले में थी वॉयलेट की अलग, येलो, ब्लैक, सबके अपना अलग अलग वेवलेंथ थी, वैसे क्या है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डार्क स्पॉट एंड ईच line has the particular wavelength। the pattern of the line is change characteristics of elements। ठीक है, अब आपको जो पैटर्न आपको दिख रहा है उसमें वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट को शो करता है। अब डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट का निकाल के उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बाय दिस मेथड वी आइडेंटिफाई द एस्टिमेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देखो जो आपका जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरीके से होता है। उसमें क्या होता है कि जो ये बीच में देखो, ये इस तरह से मान लो बॉक्सेस है। ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस है, तो ये जो बॉक्सेस है ये होंगे काले, ये होंगे लाइंस, और इसके बीच होगी, जैसे ये रेड रंग की होगी, ये किसी और रंग की होगी, ये किसी और रंग की होगी, ये, और जो बीच में है ये होंगे ब्लैक। तो मैं यही यहाँ इस डायग्राम में यही बताना चाहता हूँ कि कि जो आपको डार्क ये वाली दिख रही है, ये है कलरफुल लाइट्स, और जो ये आपको खाली, जो बीच में खाली दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, ये है आपका डार्क स्पॉट। ठीक है, ये है डार्क स्पॉट, इसलिए से डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि इसमें बीच में कलर है बाकी डार्क है, इतना ज़्यादा बीच में कलर है बाकी डार्क है। जो ये लाइंस है, ये लाइन शो कर रही है आपकी कलर्स, एंड ये बाकी शो कर रहा है आपका डार्क स्पॉट। ठीक है, तो इसमें से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक,
बस आपको इन दोनों में अभी तक ये पता होना चाहिए कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जो लाइट इमिट करती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे रेनबो को याद रखना है कि जो रेनबो में होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेनबो से उसमें क्या होता है कि इसमें बीच बीच में कलरफुल लाइट होती है, ठीक है, और बाकी क्या है डार्क होता है, बीच बीच में कलरफुल लाइट होती है। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसका इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक चीज़ है, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी बैंड स्पेक्ट्रम इसे रहने दीजिए, इसका कोई इतना वो नहीं है। इट इज़ फॉर्म द बाय द मॉलिक्यूल्स, किसके द्वारा फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा फॉर्म होता है बैंड स्पेक्ट्रम। उसके साथ होता है आपका ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन अ वाइट लाइट इज पास थ्रू अन एक्साइटेड H2 एटम, ठीक है। तो आप जो इसमें क्या याद रखना है, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द एन एक्साइटेड H2 एटम, देन इट स्प्लिट व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म, देन सम डार्क लाइन आर ऑब्जर्व्ड विच डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशन मीडियम, दिस इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द H2 atom, then it is split when pass through the prism, then some dark line are observed and which depend upon the observations medium, this is known as the observation spectrum. तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम इज द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है कि तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम क्या है, वो फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम है। आपको इस तरह आ सकता है कि फोटोग्राफिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव कौन है, तो आपको और ऑप्शन आ जाएंगे, साथ में इमिशन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, तो इसका आंसर है इमिशन स्पेक्ट्रम। इसका फोटोग्राफिक नेगेटिव क्यों है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसा कि पीछे क्या था आपका कि ये क्या था, पिछले वाले में क्या था कि ये आपका कलरफुल था, यहाँ ये वाली लाइनें कलरफुल थी, जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम था या लाइन स्पेक्ट्रम था या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, उसमें क्या था, ये बीच बीच में कलरफुल थे, ये कलरफुल थे, बाकी क्या थे, बाकी डार्क थे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है उल्टा, ठीक है, यहाँ इसमें डार्क था, इसमें डार्क था, इसमें डार्क था पूरा बीच में, मतलब बीच बीच में कलर शो होते थे आपको, ठीक है, इस तरीके से। बाकी इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें ये लाइनें डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, डार्क है, डार्क है, डार्क है, बाकी ये क्या है, कलरफुल है, कलरफुल है, कलरफुल है, कलरफुल है, कलरफुल है, पूरा पूरा पूरे भरे हुए हैं, मतलब पूरे इतना नहीं है, पूरे पूरे भरे हुए हैं ये बॉक्सेस को, ठीक है। तो इसमें क्या है, उल्टा है, इसमें ये डार्क है, इसमें क्या है, ये डार्क है, ये डार्क है, इसमें ये डार्क है, इसमें पीछे में क्या था, ये लाइन कलरफुल थी, ये वाली लाइंस, ठीक है। और जो बीच वाला पोर्शन रह गया खाली दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पीछे में कलर, पीछे में क्या था, पीछे में क्या था, वो डार्क था, ठीक है, वो ये डार्क था, पर इसमें क्या है, ये इस वाले में ये क्या है, कलरफुल है, ये क्या है, कलरफुल है, इसलिए बोलते हैं इसे फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये फोटो उल्टा है, बिल्कुल फोटो उल्टा है, नेगेटिव फोटोग्राफी नेगेटिव है, उल्टा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। बाकी इसमें इतना ही है जो आपको याद रखना है। अब आ जाती है बात लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस, then the H2 gas dissociated and energetically excited H atom produced with emit EM radiation of discrete frequency, ठीक है। क्या बोल रहा है, when electric discharge is passed through the hydrogen gas, then H2 gas dissociated and energetically excited H atom produced with the emit EM radiation of discrete frequencies, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रेडबर्ग ने दी थी, सबसे पहले रेडबर्ग ने दी थी। अब देखो इसमें क्या बोलता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना कंसिस्ट होता है सेवरल लाइन से, नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रेडबर्ग ने दी थी, ठीक है। और रेडबर्ग ने देखो जो रेडबर्ग ने दी थी ये डिफरेंट, देखो जो हाइड्रोजन होता है, देखो जो हाइड्रोजन होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस, देन द H2 गैस डिसोशिएटेड एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड H एटम प्रोड्यूस करती है, व्हेन इमिट
रेडिएशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट सेवरल लाइंस नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो डिफरेंट लाइंस ये बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। रेडबर्ग ने पहली बार दी थी। तो रेडबर्ग ने इसका फॉर्मूला भी दिया था। क्या फार्मूला दिया था इन्होंने, कुछ नहीं, आपको ऊपर याद रखना, आपको रखना ये याद, ये आपको पेपर में आ सकता है। क्या, फ्रीक्वेंसी निकालने का। ये है आर रेडबर्ग, ये है जेड स्क्वेयर, ये है N1 स्क्वेयर N2 स्क्वेयर। आगे बताऊंगा ये किस तरीके से काम करता है। ये फार्मूला भी याद रख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के, 1/λ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला क्या है ये। और जब आप इसका आंसर आपको उल्टा आ जाएगा, जब आप इसका आंसर जो आपके पास आएगा, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी निकाली इस फार्मूले से 211, तो अगर आपको लैम्डा निकालना तो आप क्या कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे तो 1/211 आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। अब आ जाए आगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो लाइंस है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट सेवरल लाइंस। तो लाइन कौन कौन सी है, देखो दोस्तों लाइन कौन कौन सी है। फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वेयर, ब्रैकेट शुरू 1/n1 स्क्वेयर माइनस N2 स्क्वेयर। अब आ जाते हैं कौन कौन सी सीरीज लाइन सीरीज है। ठीक है, इनमें से अलग अलग लोगों ने दी है ये सारी, एक अलग अलग लोगों ने दी है ये। ठीक है, तो लाइमन है, जो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, लाइमन, बल्मर, पाश्चन, पीफंड। ठीक है, और क्या है, ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट। तो ये वाली है जो डिफरेंट लाइनें दी है। ठीक है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो लाइमर, बाल्मर, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, और पाश्चन। ठीक है, पाश्चन ये क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे नीचे वाले हिसाब से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इन तीनों से आपके क्वेश्चन आए हैं, 2 से आए हैं मैक्सिमम, लाइमर और बाल्मर से। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले आता है कि विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज पड़ती है। विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज पड़ती है, तो बाल्मर। ठीक है, विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज पड़ती है आपकी, बाल्मर। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। विजुअल रीजन में कौन सी पड़ती है, बाल्मर पड़ती है। और एक आता है आपका कि कौन सा हाँ, और कौन सा अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी पड़ती है, लाइमन पड़ती है। ठीक है, बाकी सारी इंफ्रारेड में पड़ती है आपकी, बाकी सारी किस में पड़ती है, इंफ्रारेड में पड़ती है। ठीक है, अब बात करें तो इस फॉर्मूले में जो मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर बताया, इसमें जो ये N1 और N2 क्या था। ठीक है, N1 और N2 क्या था, देखो N1 होता है जिसमें वो सीरीज बनती है, जैसे कि अब आपकी जो लाइमन सीरीज है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लाइट जो आपकी आ रही है, वो फर्स्ट N1 शेल में, N1 में पड़ रही है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो फर्स्ट में शेल में पड़ रही है सारी एनर्जीज आपकी। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ से आ रही है पहले पे पड़ रही है, यहाँ से आ रही है दूसरे पे पड़ रही है, यहाँ से आ रही है पहले पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से आ रही है पहले पड़ रही, दूसरे से तीसरे से पहले पड़ रही, चौथे से पहले पड़ रही, पाँचों पहले, छठवीं से पहले, जो आपके पहले शेल में पड़ रही है। ठीक है, जो आपके पहले शेल में पड़ रही है वो है आपकी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, इसकी एनर्जी -13.6 EV। तो जो पहले में पड़ रही है वो है लाइमन सीरीज। ठीक है, जो आपकी तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पाँचवें से दूसरे में, छठवें से दूसरे में, जो दूसरे में पड़ रही है वो आपकी बाल्मर सीरीज। कौन सी, बाल्मर सीरीज। जो आपकी तीसरे में पड़ रही है वो पाश्चन सीरीज। ठीक है, कौन सी, पाश्चन सीरीज। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से काम करती है। तो लाइमर सीरीज, इसमें N1 क्या है, जहाँ वो पड़ती है, तो N1 क्या है लाइमर सीरीज के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैट के लिए 4, पीफंड के लिए 5, हमफ्रे के लिए 6। तो इस तरह से आपने लिखना है, ले ला बहू पानी बिस्कुट प्लेट में हम खाएंगे। ला से क्या हो गया, लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज हो गया, बाहू से, पानी से हो गया पाश्चन सीरीज, बिस्कुट से हो गया ब्रेड सीरीज। ठीक है, और प्लेट से हो गया पीफंड। ठीक है, और हम प्रे से हो गया, खाएंगे, हम खाएंगे, हम प्रे से हो गया हम खाएंगे।
ठीक है। ला बहु पानी बिस्कुट प्लेट हम खाएंगे। तो N1 जो N1 लाइमर सीरीज का कैसे बनती है, जब N1 पे पड़ती, N शेल पे पड़ती है। N2 जब N बालमर जब N2 पे पड़ती है, पास्टन जब 3 पे पड़ती है। ठीक है, इस तरह से। और N2 क्या होगा, जिस शेल से पड़ रही है वो लाइट। ठीक है, जैसे कि आपको बोले, आपको क्वेश्चन आए कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। तो जो वेवलेंथ है सेकंड लाइन की, ठीक है, तो ये लाइन आई सेकंड वाले शेल से आई, थर्ड वाले शेल से आई और फर्स्ट पे पड़ी, थर्ड वाले शेल से आई और फर्स्ट पे पड़ी। ठीक है, थर्ड वाले सेल पे आई और किस पे पड़ी, फर्स्ट पे पड़ी। तो इसमें देखो N1 तो 1 होगा, N2 क्या होगा, 3 होगा, N2 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, N2 क्या होगा, 3 होगा। और देखो जो आपका ये 1/r है, 1/r है वो कांस्टेंट होगा 911। ठीक है, 911 एमस्ट्रॉन्ग होगा, 911 एमस्ट्रॉन्ग आपका वो होगा। ठीक है, Z1 तो आपका एटॉमिक नंबर, या ये तो सबके लिए ही सेम होगा, 1 नहीं होगा ये तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइमर सीरीज 1, बाल्मर सीरीज क्या होती है जो दूसरे शेल पर गिरती है, वेवलेंथ पास्टन सीरीज जो तीसरे पे गिरती है, ब्रैचड हो गया आपका चौथे पे गिरती है, पी फंड हो गया आपका पाँचवें पे, हेमिस्फीयर हो गया छठवें पे। तो ऐसे 2 3 4 5 और 3 4 5 5 5 4 5 6 6 7 8 7 8 9। और जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट, बाल्मर सीरीज होती है आपकी विजिबल, पास्टन होती है आपकी इंफ्रारेड। ठीक है, और इंफ्रारेड बाकी सारी इंफ्रारेड होती है। तो आपको पता होना चाहिए बाल्मर होती है विजुअल रीजन में और लाइमन होती है अल्ट्रावायलेट। और और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी पी फंड है वो क्या है, इंफ्रारेड है। मतलब आपको ये पता नहीं चाहिए कि इसके बाद सारी इंफ्रारेड में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है। आगे बात करें तो भी आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। जो पहले पे गिरती है वो होती है आपकी लाइमन, जो दूसरे पे शेल पे गिरती है वेवलेंथ वो होती है आपकी बाल्मर, तीसरे पे आती है पास्टन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। तो लाइमर सीरीज होती है पहले पे, तो जो पहले शेल पे गिरती है। ठीक है, तो इसका N1 कितना होगा, N1 तो इसका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कहाँ से, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सेकंड लाइन का मतलब क्या है कि जो है थर्ड से फर्स्ट पे गिर रही है। ठीक है, थर्ड से फर्स्ट पे गिर रही है, तो वो क्या होगा इसका आपका N2 हो गया। ठीक है, N2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया, क्योंकि थर्ड से फर्स्ट पे गिर रही है। तो जिससे आ रही है वो है N2 जो है थर्ड। ठीक है, जो है थर्ड। ठीक है, जेड ये तो आपका 1 नहीं होगा, हाइड्रोजन के लिए होता है क्योंकि। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/Z। ठीक है, R×Z², 1N1²। ठीक है, माइनस N2²। ठीक है, तो आपको पता है ये जो आपका 1/R है ये आपका कांस्टेंट होता है। तो इसको R लिख दो, इसको Z1 में 1 भर दो, 1/1 माइनस 3 को 3 से हम 9, तो 1/9। ठीक है, तो ये आ गया आपका, जब आप लैम्डा तो ये उल्टा हो जाएगा तो 1/R बन जाएगा। ठीक है, यह आपका 9, यहाँ पे एलसीएम लोगे 9, तो ये आ गया 9 माइनस 8 पर। ठीक है, 8/9, तो ये उल्टा करेंगे तो 9/8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 911 इंटू 9/8। इस तरीके से आप आगे करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 8/9, तो ये 1/R को आप लिखोगे 991। ठीक है, तो ये 9 1 9, तो ये आ जाएगा आपका लगभग सब कुछ करके 1026। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोला लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। तो लास्ट लाइन आपकी देखो गिरेगा तो लाइमर सीरीज 1 पे ही था, N1 तो 1 नहीं होगा, N2 होगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से आएगी वो लाइन आपकी, वेवलेंथ है आपकी इन्फिनिटी से आएगी। तो 1/λR। ठीक है, ये हो गया आपका Z। ठीक है, ये हो गया आपका N1, ये हो गया आपका N2। तो ठीक है, आपको पता है कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइन। ठीक है, और 1R तो ऐसे 1 से इंटू किया तो 1 आ गया, तो आ गया 1/λR, 1/λ इज इक्वल टू R। तो आपने लैम्डा
लैम्डा इधर ले गया, आर को इधर नीचे ले आए, तो आपका क्या लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, और ये आ गया आपका आर की वैल्यू आपको पता है 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपको आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको, ये आप इसके स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन इज द नोन एज द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 5 सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बल्मर, पास्टन, ब्रैक्ट एंड प्यूफंड सीरीज एक और होती है, ठीक है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आंसर क्या है इसका? द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द लाइट इमिटेड ऑन द पासिंग। मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं कहानी सुना चुका हूँ आपको। पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर इज एग्जामाइंड विद द स्पेक्ट्रोस्कोप। It is found consists of larger number of lines that are the grounded into different series. The different series has the Lyman series, Balmer series, Parsons series, ठीक है, Brackett series and P-Fund series. The emission spectrum is similar. The emission spectrum of hydrogen of line spectrum of hydrogen is produced when hydrogen gas is taken in the discharge tube and the light emitted on the passing electric discharge, and low pressure is examined with the spectroscope. It is found to consist a larger number of lines that are grouped into different series. The name of different series are the Lyman series, Balmer series, Parsons series, ठीक है, Brackett series and the Prefund series. The emission spectrum is similar except that is the place of dark lines, ठीक है। जो ये क्या बोल रहा है कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट इज द प्लेस ऑफ डार्क लाइन, देयर आर द कलर लाइन विद द डार्क स्पेस इन बिटवीन। ये मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। जो पहले है द लाइमन सीरीज बिलोंगिंग टू द अल्ट्रावायलेट रीजन, द बल्मर सीरीज बिलोंगिंग टू द विजिबल रीजन, मैं बता चुका हूँ आपको। द पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज बिलोंगिंग टू इंफ्रारेड रीजन। Along a larger number of lines are present in the hydrogen spectrum. Rydberg is in 1890 gave a very simple theoretical equation for the calculating wavelength of these lines. The equation gives the calculation of the wave number of lines are formula. तो ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर ऑफ लाइन ऑफ द फार्मूला ये है, वेयर आर इज द कांस्टेंट कॉल्ड द राइबर्ग कांस्टेंट एंड वैल्यू इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। हमने एमस्ट्रॉन्ग में थी तो 911 थी वो। बाकी इसमें लाइमन सीरीज के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि N1 और N2 क्या होंगे, बल्मर के लिए क्या होंगे, सब कुछ, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले में डाल के वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से होती है जब कोई, देखिए देखो जब कोई लाइन आपके देखो देखो यहाँ से जब आपकी क्या है N2 से गिरती है N1 पर, देखो तो इसकी कितनी आती है 122 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में निकाली है। डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं आप। आपको पता है कि 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻, आई थिंक -10 मीटर, ठीक है। इतना लगभग इसके आसपास ही होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, या इनके आसपास ऐसे ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनको मैं आपको जो पोस्ट होती है उसमें इनकी यूनिट्स डाल दूंगा, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें मैं यूनिट डाल दूंगा आपको, ठीक है। परंतु इनके आसपास ही होती है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये निकलती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब आपकी फर्स्ट सेकंड सेल से फर्स्ट सेल पे गिरेगी तो उसकी जो लेंथ होगी, वेवलेंथ, वो 122 नैनोमीटर होगी। जब आपकी थर्ड से इस पे गिरेगी तो 103 होगी। जब आपकी 6 से गिरेगी तो ये आपकी 194 नैनोमीटर होगी। इस तरीके से बल्मर सीरीज, इस तरीके से पास्टन सीरीज का नाम दिया है कितने नैनोमीटर होगी और कितने क्या होगा, तो इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बाकी एनर्जी लेवल देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट सेल में होती है -30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, सेकंड में होती है 3 पॉइंट इलेक्ट्रोवोल्ट, और इस 3 में होती है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। बल्कि मैं आपको ये निकालना बता चुका हूँ दोस्तों, जो आपका इससे पिछली वीडियो थी टोटल एनर्जी, बोहर मॉडल वाली टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वहाँ से भी आप इसे निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। तो लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन मूव टू द फर्स्ट शेल फ्रॉम द अदर शेल। बाल्मर सीरीज मैं समझा चुका हूँ आपको, इसे पढ़ लीजिएगा आप। इलेक्ट्रॉन मूव टू सेकंड, जब सेकंड में गिरता है, जब थर्ड में गिरता है तो पास्टन, ब्रैकेट जब फोर्थ में गिरता है,
ठीक है। और प्यूफंड जब फिफ्थ में गिरता है, देखो इस तरीके से, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि किस पे गिरता है तो कौन सी सीरीज बनती है। ठीक है दोस्तों, ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ द बल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमर सीरीज, इनका आप रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, पहले आपने बल्मर सीरीज निकाल दी। ठीक है, वाई बी, उसके बाद क्या आपने वाई लैम्डा वन, लैम तो लैम्डा बल्मर सीरीज और कौन सी लाइमर सीरीज, उनका क्या आपने डिवाइड में कर दिया तो 4 आ गया इसका। ठीक है, फार्मूला डाल बल्मर सीरीज के लिए फार्मूला डालना है। देखो थोड़ा समझा देता हूँ आपको। फॉर द लास्ट बल्मर सीरीज, ठीक है, किस किस के बीच बोला इन्होंने, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमर सीरीज, दोनों की ही लास्ट लाइन है। तो आपको पता है लाइमर सीरीज, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है 1/λ, 1/λ जेड स्क्वेयर। ठीक है, आर, ठीक है, आर 1/r होगा, आर, हाँ सॉरी आर, और 1/n-1 स्क्वेयर और 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है, आपको पता है कि जो जो बल्मर सीरीज है, फॉर द लास्ट बल्मर सीरीज, तो आपको पता है कि n1 क्या है, एन बल्मर सीरीज क्या होती है, लाइमन बल्मर पास्चर। तो लाइम बल्मर सीरीज क्या होती है, जब दूसरे शेल पे गिरती है वेवलेंथ। ठीक है, तो या एनर्जी, तो आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, जब दूसरे शेल पे गिरती है, तो जब दूसरे शेल पे गिरती है तो इसकी n1 की वैल्यू 2 हो गई। और लास्ट सीरीज मतलब कि इन्फिनिटी से आ रही है कोई, तो इन्फिनिटी होगी, जेड की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, तो 1/λ आर, आर तो आर को ना भी ऐसे लेनी चाहिए, वहाँ वैल्यू पुट कीजिए, n1 की जगह 2 है और n इसकी इन्फिनिटी, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो n1 आ गया 4, ये वाली सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ गया आर, ये आज कैसे जाएगा, आर इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर आ गया 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/λ r/4। अब क्या आप इसे उल्टा करोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो λ/4/r आ जाएगा आपका, क्या जाएगा 4/r, ये आ गया 4/r। यहाँ लगा दिया आपने, बल्मर सीरीज निकाल दी। अब लाइमर सीरीज निकाल दीजिए। लाइमर सीरीज के लिए क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज, आपको पता है कि लाइमर सीरीज क्या होती है, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट शेल पे गिरती है वो होती है लाइमर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ 1 स्क्वेयर, इन्फिनिटी का स्क्वेयर, तो यहाँ पे क्या किया आपने, डाला सब कुछ, तो ये बच गया आपका λ = 1/r बच गया। ठीक है, इसको आप उल्टा कर 1/r बच गया। अब आप इसका रेशो निकाल दो, तो बल्मर बाय लैम्डा एल। ठीक है, तो ये आ गया था आपका 4/r, और इस पे डालोगे आप तो आ जाएगा आपका जो आपका लाइमर सीरीज है, तो ये आ जाएगा 1/r, तो 1/r, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो 4/r इंटू r/1, तो r से r कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो ये आएगा इसका रेशो 4। ठीक है, इस इतना टफ क्वेश्चन, इतना मतलब इतना करके भी नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, आपको आएगा तो सिंपल आएगा कि लाइमर सीरीज के फर्स्ट वेवलेंथ को फाइंड कीजिए, फर्स्ट वेवलेंथ के फाइंड कीजिए, इतना आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इतनी थी वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं। और इसके इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता चलता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए कि, ठीक है, कि बल्मर सीरीज, लाइमर सीरीज, पास्चर सीरीज को होती है, कौन सी होती है, और आगे आपको पता होना चाहिए, आगे आपको पता है इनके फार्मूला निकालने का आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं आप इसको। ठीक है, बाकी आपको दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको 3 तक तो लाइमर, बाल्मर और पास्चर सीरीज का तो आपको पता होना चाहिए, बाकी फोर्थ भी याद हो जाएगा तो वो भी अच्छा है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि लाइमर सीरीज होती है अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर सीरीज कहाँ करती है, विजुअल रीजन में एग्जिस्ट करती है, और बाकी इंफ्रारेड में करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेडबर्ग ने दिए थे ये। बाकी आपको लाइन स्पेक्ट्रम मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट एटम स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं।
और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को और क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसका नेगेटिव फोटोग्राफिक इमेज किसकी है, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है जो उसकी क्या है, नेगेटिव इमेज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम है वो। ठीक है, नेगेटिव इमेज ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम कौन सा है, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको पता है, लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको पता है जो रेनबो जैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें 2 पार्ट है, इमिशन स्पेक्ट्रम में आता है कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, बैंड स्पेक्ट्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इसे रहने दो, ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम आता है इसका दूसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो इतनी थी। इससे पहले हम हुन्स रूल वगैरह कर चुके हैं, मुझे आशा करता हूँ कि आपको याद होगा वो सब भी कुछ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जो जाके बताइए क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। बाकी अगर कोई वीडियो में दिक्कत है तो वो भी आप जाके बता सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या ला सकता हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।